नमस्कार। विद्यालय की डिजिटल पत्रिका उड़ान विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा आयाम है जो उसकी बौद्धिक चेतना, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, तार्किक क्षमता, सहिष्णुता इत्यादि मौलिक एवं नैतिक बिंदुओं पर उनके विचारों को आकार प्रदान करती है। यह उनके लिए अपने देश, काल, वातावरण, समाज इत्यादि के प्रति अपने उद्गारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। विद्यालय की डिजिटल पत्रिका उड़ान के प्रकाशन के अवसर पर मैं सभी भैया बहनों को आगामी परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में सफल होकर सभी को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। विद्यालय के समस्त आचार्य व विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुनः आपको हार्दिक बधाई एवं स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे छोटी होती चींटी, खुद से बड़ा वजन वो ढोती, चुनकर चिड़िया दाना लाए, घोंसला वो खुद ही बनाए। देखो सभी मेहनत करते, मेहनत से ही आगे बढ़ते, छोटे लगते लंबे रास्ते। नमस्कार, मैं सरिता। आप सभी सोच रहे होंगे मैंने ये जो पंक्तियां कही उनका क्या तात्पर्य है। हम सभी जानते हैं कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक नए सत्र की शुरुआत की ओर, और हमारा जो नया सत्र है उसकी शुरुआत से पहले हमें एक पड़ाव को पार करना बहुत जरूरी है। मैं मेरे विद्यालय परिवार की ओर से सभी भैया बहनों को वार्षिक परीक्षा तथा बोर्ड परीक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आइए जाने जनवरी तथा फरवरी माह में भैया बहनों ने कौन कौन सी नई गतिविधियों में प्रतिभागिता की। दिनांक 8 जनवरी को विद्यालय में पूर्व छात्र दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान यतीन्द्र शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती, श्रीमान श्रीचंद, शिक्षक विधायक MLC, सुबोही खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, रश्मि गोयल, सह संयोजिका पूर्व छात्र परिषद, स्वदेश यादव, प्रख्यात कवि, राजकमल एवं विद्यालय प्रबंध समिति से श्रीमान सुशील, अध्यक्ष, श्रीमान रजनीश, प्रबंधक, डॉक्टर सुनेत्री, कोषाध्यक्ष, श्रीमान पंकज शर्मा, प्रधानाचार्य जी की गरिमामय उपस्थिति रही। दिनांक 22 जनवरी को नोएडा स्टेडियम में मैराथन दौड़ हुई, जिसमें विद्यालय के भैया नमन ने प्रतिभागिता की तथा द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद जैसे नारों से देश के लाखों क्रांतिकारियों के दिल पर राज करने वाले नेता का नाम था सुभाष चंद्र बोस। दिनांक 23 जनवरी को विद्यालय में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। आज विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान वेदपाल आर्य जी, सह प्रांत संपर्क प्रमुख उपस्थित रहे। इस अवसर पर भैया बहनों ने नेताजी का वेश धारण किया और उनके जीवन पर आधारित एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की। कुछ भैया बहनों ने उन पर लिखी अपनी स्वरचित कविताओं की प्रस्तुति दी। पराक्रम दिवस के अवसर पर विद्यालय से एक यात्रा भी निकाली गई।
दिनांक 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी का कार्यक्रम विद्यालय के प्रांगण में अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ विद्यालय में मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं हवन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाज सेवी एवं उद्योगपति श्री डीपी गोयल जी के कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य जो अतिथि हैं आए हुए हैं उनका आपकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं योगी। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। हमारी आजादी की जो लड़ाई थी उसके पीछे के जो इंस्पायर करने वाले कारण थे, जिन कारणों से ये जो आप अभी तस्वीरें देख रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर थी, सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर थी, भगत सिंह की तस्वीर थी, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर थी। ये लोग जो अपनी जान देश के ऊपर न्यौछावर करके गए हैं, उनके आइडियल्स क्या थे, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, उनके बारे में हम पढ़ें, क्योंकि उन्हीं आइडियल्स से मोटिवेट होकर वो देश की आजादी के लिए लड़े और उन आइडियल्स को देश का हर नागरिक फॉलो करे। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है भारतीय नागरिक होने के नाते। दिनांक 27 जनवरी 2023 को विद्यालय की आचार्य श्रीमती कीर्ति पांडे जी के साथ भैया बहन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो इस प्रकार हम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर आ गए हैं और ये बच्चे हैं, ये गर्ल्स की लाइन है, बॉयज की लाइन उधर है, बॉयज अलग लाइन में है। और हम सबसे पहले हमने गेट के अंदर प्रवेश किया है, तो इस वजह से हमारे स्कूल की जो पूरी टीम है, बच्चों की टीम है और हमारे ड्राइवर भैया है, कंडक्टर भैया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि हम इतने पंक्चुअल हैं कि हमारे आने के बाद ही गेट खुला। यस बच्चों, आप लोगों का क्या कहना है? बहुत मजा आ रहा है। तो इस तरह हम तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और ऐसा लग रहा है यहाँ पहुंचकर पूरा भारतवर्ष यहाँ समा गया है। सभी स्टेट के लोग, सभी स्टेट की झांकियाँ, ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम में सभी स्टेट के बच्चों की परफॉर्मेंस होने वाली है। ये आप देख रहे हैं, ये परफॉर्मेंस वाले बच्चे बैठे हैं और हमें D1 जो ग्रुप सीट्स हैं वो अलॉट हुई हैं। तो ये बच्चे बैठे हैं, ये बॉयज़ और ये आगे गर्ल्स।
ये इस तरह हमारे साथ ये मैम है राजबाला मैम, और इन की बच्चों की टीम आई है, और ये बच्चे हैं, ये नेहरू नगर गाजियाबाद के बच्चे हैं, तो नेहरू नगर गाजियाबाद के बच्चे और ये मैम हमारे साथ ही आई हैं। हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ, और अभी आगे भी हम इनके साथ ही रहेंगे, साथ हम आए हैं, साथ में जाएंगे। इस तरह से हम एक पूरा मिनी भारत यहाँ देख रहे हैं, और इधर ये बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज वाले बच्चे इधर बैठे हैं, और ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृति ज्ञान परीक्षा में विद्यालय के आचार्य बंधु एवं भगिनी ने प्रतिभागिता की। दिनांक 19 फरवरी को परम पूज्य डॉक्टर माधव सदाशिव गोलवलकर श्री गुरुजी की जयंती भी मनाई गई। नमस्कार, मैं निशा मलकानी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। राष्ट्र श्री गुरु जी का पूर्ण स्मरण कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिन्हें सब प्रेम से गुरु जी कहकर पुकारते हैं। ऐसे श्री गुरु जी महान व्यक्तित्व का जन्म 19 फरवरी 1906 को नागपुर में अपने मामा के घर हुआ था। उन दिनों उनके पिता श्री सदाशिवराव गोलवलकर जी नागपुर से 70 किलोमीटर दूर रामटेक में एक अध्यापक थे। माधव बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी कक्षा में अथवा सभी परीक्षाएं सदा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। श्री गुरु जी निरंतर राष्ट्र श्रद्धा के प्रतीक की मान रक्षण करते रहे। वह स्वदेश देश हित में स्वदेशी चिंता, स्वदेशी व्रत, स्वदेशी जीवन पद्धति, भारतीय वेशभूषा तथा संस्कार की भावना को समाज के समक्ष रखा। अंग्रेजी तिथि पर भी वह हिंदी का प्रयोग अत्यंत अच्छा मानते थे। उनकी प्रेरणा से संबद्ध सामाजिक दृष्टि में महत्वपूर्ण ऐसा ही कोई क्षेत्र छूटा नहीं जहां संघ के अनुषंगिक संगठनों का प्रादुर्भाव न हुआ हो। श्री गुरु जी अपने उद्बोधन में प्राय यह कहा करते थे कि यदि देश की में मात्र 3% लोग भी संपृक्त होकर देश की सेवा करें तो देश में संभवतः तौर पर समाप्त ही हो जाएंगी। श्री गुरु जी ने लगभग 33 वर्ष तक संघर्ष कार्य किया और पूरे देश भर में फैला दिया। उनकी खातिर पूरे देश में नहीं अपितु विदेश में भी फैल चुकी थी। सन 1970 में वह कैंसर से पीड़ित हो गए। शल्य चिकित्सा से कुछ लाभ तो हुआ पर पूरी तरीके से नहीं। इसके बाद भी वे प्रवास कर रहे थे। अपने समस्त कार्यों का संपादन करते हुए श्री गुरु जी 5 जून 1973 को रात्रि में शरीर छोड़ दिया। परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करें, अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर श्रीमान केपी शर्मा जी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बोर्ड परीक्षा का मौसम चल रहा है और इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि बच्चों को बोर्ड परीक्षा से घबराहट होती है, कुछ पेरेंट्स को उनसे ज़्यादा घबराहट होती है, तो इसमें घबराने जैसी कोई बात होती नहीं, क्योंकि परीक्षा कोई भी हो। लेकिन कई बार हमें लगता है कि बोर्ड परीक्षा है तो उसमें कुछ अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आम परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड परीक्षा भी वैसे ही है। तो इसलिए उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको हम ठीक से तैयारी करके परीक्षा देंगे तो हमें उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। उसकी तैयारी के लिए हम कुछ बातें ध्यान में रखें। जैसे सबसे पहले हम चैप्टर वाइज अपना उसको लिख लें, क्योंकि इस चैप्टर का कितना वेटेज है।
किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो पहले हम उन चैप्टर को तैयार करें, उस हिसाब से लिखने के बाद और ये देखें कि कौन से चैप्टर हमें उसमें आसान लगते हैं, उनको भी एक सीक्वेंस में लिख लें कि जैसे हमें चैप्टर, कोई भी चैप्टर सबसे आसान है उसको सबसे पहले नंबर पे, फिर थोड़ा हमें उससे मुश्किल लगता है दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, इस तरह से करके हम उसकी एक सीक्वेंस बनाएं और तैयारी उसी हिसाब से करें। जो चैप्टर हमें सबसे ज़्यादा आता है पहले उसको तैयारी करें, उसके बाद दूसरे की तैयारी करें, उसके बाद तीसरे की तैयारी करें और इस तरह से अपने तैयारी करते हुए उनके नोट्स बनाएं, उनको लिख के जरूर देखें। होता क्या है कि कई बार बस हमने बुक्स ली और लेट के हम पढ़ रहे हैं और ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे नहीं, उसको तैयारी करते समय उसके नोट्स जरूर बनाएं, उसके मेन पॉइंट जरूर लिखें। दूसरा, जो पिछले सालों के सैंपल पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने का सही तरीका यही है कि हम एक सैंपल पेपर को लें और समय के अनुसार जब बैठ जाएं और 3 घंटे का पेपर है तो हम 3 घंटे उसको प्रैक्टिस करके और उसको देखें कि 3 घंटे में हम कितना कर पा रहे हैं। मान लें हम एक दिन में उतना समय नहीं निकाल पाते तो 2 दिन में आधा आधा कर लें कि 1.5 घंटा हमने आज किया, बाकी बचा हुआ अगले दिन 1.5 घंटा कर लिया। फिर उसको चेक करें, उसका मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन करें और ये देखें कि हमारे कितने मार्क्स आए। जब इस तरीके से हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमें ये भी जानकारी हो जाती है कि हम उसको 3 घंटे में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या कितना पेपर हमारा छूट रहा है। इसलिए जब कई बार ये देखा जाता है कि बच्चा जब पेपर दे के आता है तो पता चलता है कि जी मेरा तो छूट गया, मैं उतने टाइम में कर नहीं पाया। तो ये ऐसे ही बच्चों के साथ होता है जो पहले से उसकी ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते और उसको ये अनुमान ही नहीं चल पाता कि मैं वो पेपर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। अब कुछ बातें जैसे मैथमेटिक्स है, बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है, जबकि मैथमेटिक्स उतना मुश्किल नहीं है, बस उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ्स में ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम उस चैप्टर के फॉर्मूले और जो भी उसके मेन पॉइंट्स हैं वो लिखें और उन्हें याद करें। उसके बाद हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एक जैसे क्वेश्चंस की, कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे तो हमें उसका होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको जैसे हिंदी एसएसटी पढ़ते हैं वैसे ही मैथ को भी पढ़ने लगते हैं, तो मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। जबकि मैथ में हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, 100 में से 100 सबसे ज़्यादा मैथ्स में ही आते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। तो हम उसको ठीक से प्रैक्टिस करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल बना के डेली पढ़ें। होता क्या है कि जैसे परीक्षाएं चल रही हैं अब, और परीक्षा में क्या होता है, जिस पेपर में हमें लगता है ज़्यादा गैप है उसमें सबसे कम पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अब तो ये बीच में 4 दिन का गैप है तो कल पढ़ लेंगे, उसके अगले दिन पढ़ लेंगे। और जिस पेपर में कम गैप होता है उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है। क्यों? हमारे पास सोचने का समय नहीं होता, तो हम आते ही उसमें पढ़ाई में लग जाते हैं। तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपना टाइम टेबल जो है रेगुलर वो रखना चाहिए। अगर हम रेगुलर टाइम टेबल रख के पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, तो हम हमेशा अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते तो हम कभी भी उसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है और बिल्कुल निश्चिंत होके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम देर तक पढ़ रहे हैं, अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि 6 घंटे हमने सोना ही सोना है, मिनिमम 6 घंटे सोना ही है। उससे कम अगर आप सोएंगे तो फिर दिक्कत होती है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, अपना टाइम टेबल से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी होगी। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अगर हम तैयारी करके परीक्षा देंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक भी आएंगे और हमें घबराहट भी नहीं होगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए अंक के साथ। नमस्कार।